बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने वीडियो लेक्चर का सेकंड लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब तक जो कुछ हमने पढ़ा उसमें हमने देखा था कि हमारे इंट्रोडक्शन हमने अभी तक से जो है वो कंट्रोल सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया है। कंट्रोल सिस्टम के इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या मकसद है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी हमने कुछ डेफिनेशंस ऐड की थी, उनके बारे में हमने बात की। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास कंट्रोल सिस्टम्स होते किस तरह के हैं, कितनी टाइप्स के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। तो अगर मैं आपको कंट्रोल सिस्टम की बात करूं तो कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक को हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का नाम देते हैं, लास्ट टाइम हमने इसको थोड़ी सी डिस्कशन की थी इस पर। एक को हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का नाम देते हैं और दूसरा जो है वो हमारा क्लोज लूप या फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, क्लोज लूप, इसी को हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का नाम भी देते हैं। ठीक है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब ये दो तरह के कंट्रोल सिस्टम है। पहली तो बात करते हैं ओपन लूप का क्या मतलब है और दूसरी बात करेंगे हम कि क्लोज लूप का क्या मतलब है। ओपन लूप नाम से जाहिर है कि इसमें इसका लूप जो है वो क्लोज नहीं है, दैट इज़ ओपन है। ठीक है, ओपन का मतलब क्या है? ओपन का मतलब ये है कि आप कोई डिज़ायर सेट कर रहे होंगे। ठीक है, यू आर सेटिंग सम काइंड ऑफ अ डिज़ायर। अब जो भी डिज़ायर्ड मतलब वैल्यू है या जो भी आपके पास प्रॉपर्टी आप या जो भी डिज़ायर है आपकी, आपने वो सेट की। उस डिज़ायर्ड वैल्यू को आप क्या करेंगे, उसको अचीव करने के लिए कोई एक्शन होगा। ठीक है, और उस एक्शन के बाद जो भी आउटपुट बन जाएगी वो होगी। ठीक है, तो अगर आप देखें ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या हो रहा है, यू आर सेटिंग अ डिज़ायर, यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ अ एक्शन। ठीक है, सम काइंड ऑफ एन एक्शन, आप एक्शन भी ले रहे हैं और उससे कोई आउटपुट भी बन रही है। लेकिन एक जो एलिमेंट इसमें मिसिंग है वो क्या है? डिज़ायर्ड वैल्यू आपने जो सेट की है दैट इज़ वेल एस्टैब्लिश, एक्शन जो भी है दैट इज़ नॉट वेल एस्टैब्लिश। ठीक है, कि मतलब इसमें हम कुछ ये नहीं देख रहे कि हमें कितना एक्शन लेने की ज़रूरत है। आउटपुट में और में नॉट बी वेल एस्टैब्लिश। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये जो आपके घरों में फैंस लगे हुए हैं, पेडिस्टल फैन या जो आपके सीलिंग फैंस हैं, उसमें आपके पास क्या होता है? गर्मी है, गर्मी, कमरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, उसको ठीक करने के लिए आप फ़ैन ऑन कर देते हैं, टर्न ऑन द फैन। ठीक है, टर्न ऑन फैन। अब क्या है, फ़ैन ऑन हो गया। फ़ैन ऑन होने के बाद क्या हुआ? फ़ैन ऑन होने के बाद जो है वो आपकी फ़ैन ने चलना शुरू कर दिया और उसकी वजह से कमरे में हवा सर्कुलेट हुई और थोड़ी सी गर्मी का जो आपके पास एलिमेंट था वो कम हो गया। ठीक है, हवा आपको लग रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास एक जो रेगुलेटर होता है जिसको आप टर्न करते हो और उसकी मदद से आप जो है वो अपने फ़ैन की स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर आप देखो तो वो रेगुलेटर अपनी जगह पर मौजूद है, जो कि आपने सब फर्ज करें मैक्सिमम पे रखा हुआ है। ठीक है, अब आपने मैक्सिमम पे रख तो दिया है उसको, लेकिन अब मैक्सिमम पे अगर आप देखें तो कुछ जगहों पर रेगुलेटर या फ़ैन ख़राब हो जाते हैं या उनके कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं। तो मैक्सिमम पे सेट करने पे भी आपके पास क्या होता है, आपका फ़ैन जो है वो बहुत स्लो चल रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके इंडस्ट्री से या मैं जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट था या जो भी जिसका भी फ़ैन है, उस फ़ैन को जब आपने लिया तो नया फ़ैन लेने से आपको क्या पता चला, और नए फ़ैन में जो उन्होंने सेटिंग की, उन्होंने कहा अगर रेगुलेटर जो है वो मैक्सिमम पे होगा तो आपके पास 100 रेवोल्यूशन पर मिनट देगा वो। ठीक है, 100 रेवोल्यूशन पर मिनट आपको मिलने चाहिए। अब बात यह है कि आपने मैक्सिमम पे सेट किया, जो आपके घरों में फ़ैन लगे हुए हैं, जब वो फैक्ट्री से निकला था तो 100 रेवोल्यूशन पर मिनट दिया करता था, लेकिन जब आपके घर में लगा, कुछ टाइम गुजर गया तो उसकी रेवोल्यूशन पर मिनट कम हो गई। लेकिन देर इज़ नो मैकेनिज्म बाय विच वी आर एक्चुअली चेकिंग इट कि क्या 100 रेवोल्यूशन पर मिनट मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे। मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड, हो सकता है ज़्यादा मिल रहे हो, लेकिन ये भी तो है, हो सकता है कम मिल रहे हो। ठीक है, तो ओपन लूप में
ओपन लूप में आपने डिज़ायर्ड सेट की मैक्सिमम, जब आपने रेगुलेटर को सेट किया तो इसका मतलब है यू आर इंटेंडिंग कि आपके पास 100 आरपीएम मिलने चाहिए। उसके मुताबिक मैक्सिमम के मुताबिक जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट उसके अंदर जा रहा है, दैट इज़ द एक्शन जो भी आपने मतलब उसके फ़ैन के ऊपर एक्शन होना चाहिए था वो हुआ। अब उसके बाद जो उसकी आउटपुट है, अब वो 100 आरपीएम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। पहली तो बात है उसको चेक करने का, और दूसरी बात है उसको ठीक करने का। तो जब आपको ना चेक करने का मैकेनिज्म मौजूद है, ना उसको ठीक करने का मैकेनिज्म मौजूद है, ना आप उसकी फीडबैक ले रहे हो, तो इसको हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का नाम देते हैं। इसके कंट्रास्ट में अगर आप देखें तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसको ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। क्लोज लूप में जिस नाम से हमने लास्ट टाइम बात की थी, आप डिज़ायर सेट करते हो, उस डिज़ायर में से कोई एरर जनरेट होता है। अब वो जो एरर जनरेट होता है, उस एरर की जनरेशन के बाद कंट्रोल एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, कंट्रोल का एक्शन परफॉर्म होता है जो कि हम डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद जो भी आपके पास प्लांट है या सिस्टम है, उसके ऊपर वो एक्ट करता है और उससे कोई आउटपुट जनरेट होती है। तो जो आउटपुट जनरेट होती है उसकी, उस आउटपुट को आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हो। ठीक है, आपके पास एक फीडबैक सिस्टम है जिसमें आपने मेजरमेंट सिस्टम लगाया होगा, सेंसर होगा, ज़ाहिर है पूरा मेजरमेंट का सिस्टम होगा, और यहाँ से ये फीडबैक आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब आप देखो, अगर मैंने 100 आरपीएम पंखे के सेट किए हुए हैं और मैंने एक फीडबैक में सेंसर लगाया हुआ है जो कि मुझे बता रहा है कि इस वक्त कितने आरपीएम है, उस आरपीएम के अगर कम है और रेफरेंस जो मेरी डिज़ायर है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, एक एरर जनरेट होगा। उस एरर को ठीक करने के लिए आपके पास एक कंट्रोल का एक्शन मौजूद होगा, कंट्रोलर उसके ऊपर एक्शन करेगा, उस एरर को मिनिमाइज़ करने की कोई कमांड जनरेट करेगा, प्लांट पे जाएगी, प्लांट जो है वो क्या करेगा, प्लांट पे जो भी वेरिएशन होगी वो आएगी, और सेंसर जो है वो आपका आउटपुट पे आपको बता देगा कितने आरपीएम है। तो इन दोनों, इसी एक एग्जांपल को अगर आप देखें और दोनों सिस्टम्स को देखें, तो क्लोज लूप सिस्टम में आपके पास फीडबैक भी मौजूद है, उससे एरर जनरेट हो रहा है और आपके पास जो है वो उसको ठीक करने का एक तरीक़ाकार मौजूद है। ठीक है, जबकि ओपन लूप में ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्या कंट्रोल सिस्टम है भी या नहीं भी? ठीक है, मतलब एक सिस्टम है जिसको मैं ओपन लूप सिस्टम का नाम दे रहा हूँ, वो क्या कंट्रोल सिस्टम जो है वो कंट्रोल क्या कहते हैं, कंट्रोल सिस्टम की कैटेगरी में आना भी चाहिए कि नहीं? तो उसका जवाब सीधा साधा सा है, यस आना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल तो हम कर रहे हैं ना। मतलब डिज़ायर हमने मैक्सिमम जब रेगुलेटर सेट किया तो डिज़ायर तो हमने दे दी, डिज़ायर तो मौजूद है ना कि इतने आरपीएम होने चाहिए, तो डिज़ायर अपनी जगह पर मौजूद है, उसके मुताबिक कोई एक्शन भी हो रहा है। मतलब अगर आप रेगुलेटर को कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान होंगे, तो ज़ाहिर है उसके करंट का फ्लो जो है वो वेरी करता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है डिज़ायर मौजूद है, उसको ठीक करने के लिए कोई एक्शन भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन आखिर में जब बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि उसमें फीडबैक इन्वॉल्व नहीं है। तो दिस इज़ अ कंट्रोल सिस्टम बट इट इज़ नॉट अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, आपके घरों में लगा हुआ होता है गीज़र। ठीक है, जो गैस गीज़र्स लगे हुए होते हैं, वो ओपन लूप है कि क्लोज लूप है? थोड़ा सा सोचें, फिर मैं उसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो घरों में जो गीजर्स लगे हुए हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं, जी उसको हम कैटेगराइज करते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्वेश्चन है इसके, कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कैसे बनता है? जी देखें, टेम्परेचर आपने सेट किया, जो भी आपने टेम्परेचर सेट किया उस टेम्परेचर को थर्मोस्टेट से आपने सेट कर लिया, उस थर्मोस्टेट के मुताबिक गैस चल रही है, गैस ने चलना शुरू हुआ, और वहाँ पर आपके पास कोई टेम्परेचर सेंसर तो नहीं है, लेकिन आपके पास जो है वो एक स्ट्रिप लगी हुई होती है जो कि गैस के फ्लो को, मतलब गैस की को ऑन या ऑफ करती है। मतलब अगर आपने जो डिज़ायर टेम्परेचर सेट किया हुआ है, उस डिज़ायर टेम्परेचर को अचीव कर लेने के बाद क्या होता है, इंस्टेंट गीज़र जो आपके गैस गीज़र्स होते हैं उसमें गैस बंद हो जाती है, सिर्फ पायलट ऑन रह जाता है, बाकी गैस की जो मेन सप्लाई है वो ट्रिप कर जाती है या ऑफ हो जाती है। इसी तरह से घरों में जो आयरन्स हैं आपके पास, कहने को उसमें टेम्परेचर नज़र नहीं आ रहा आपको, लेकिन टेम्परेचर
कोई सर्टन टेम्परेचर मीट होता है तो उसके मुताबिक वो ट्रिप कर जाती है। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली एक बाई मेटालिक स्ट्रिप लगी हुई होती है जिसका टेम्परेचर जो कि आपके पास जो है वो कनेक्शन को ब्रेक या मेक करने के इस्तेमाल होती है। ठीक है, विदाउट गोइंग इन दैट डिटेल, लेकिन दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम बिकॉज यू आर turning it off and on when the certain temperature is achieved. That is another debate कि वो कितनी accurate है, कितना उसमें temperature आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, that is another debate. लेकिन these are the examples of the controls, closed loop control system. ठीक है, अच्छा ओपन लूप की कोई एग्जांपल और, मतलब ओपन लूप हम क्यों, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ओपन लूप इस्तेमाल ना ही करना चाहिए, क्लोज लूप ही यूज़ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ओपन लूप क्यों इस्तेमाल होता है, या ओपन लूप की और कौन सी एग्जांपल्स हैं? ओपन लूप नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें हमारा सिस्टम के जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो पहले से वेल नोन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या कहते हैं, एक फर्नेस है, ठीक है, उस फर्नेस के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना है हमने। फर्नेस है आपके पास, फर्नेस की एग्जांपल दें, चलें फर्नेस की नहीं देते, घर कमरे की दे देते हैं, रूम की टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आपने जो है वो कंट्रोल करना है। रूम टेम्परेचर अगर मैंने कंट्रोल करना है तो क्या मुझे ये पता हो, मैं ओपन लूप लगाना चाह रहा हूँ, क्लोज नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन मुझे ये पता है कि जो रूम का टेम्परेचर मैं सेट करना चाहता हूँ, सुबह के टाइम पे, आजकल मौसम चेंज हो गया है तो सुबह के टाइम पे सर्दी हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे रूम का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री से कम ना हो। ठीक है, मतलब 25 डिग्री मेंटेन करना चाहता हूँ। तो अगर आप रात को जब सोने लगे हो, बल्कि चलें सुबह से बात करते हैं, सुबह सूरज निकला हुआ है 10 बजे, तो 10 बजे आपको पता है कि टेम्परेचर बाहर कमरे का जो टेम्परेचर है लेट से वो आपके पास जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब है फ़ैन जो है वो चल जाएगा। 10 AM पे 30 डिग्री है, फिर मुझे ये पता चल गया 12 PM पे यही टेम्परेचर जो है वो 35 हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो 4 बजे 4 PM पे यही टेम्परेचर जो है मुझे पता लगा कि जी ये तकरीबन 38-39 पे चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद शाम को टेम्परेचर जो है वो 6 बजे जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप होके कहाँ पहुँच जाता है जी, लेट से 30 पे पहुँच जाता है। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह से चलते चलते हम जो है वो रात का, और फिर इसी तरह से मॉर्निंग के जो आपके पास 4 AM है, ठीक है, उस वक्त लेट से जी टेम्परेचर जो है वो 16 से 17 डिग्री पे पहुँच जाता है। ठीक है, ये नॉन मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसमें भी मैंने वेदर को, मतलब वेदर से मुराद बारिश और बाकी एलिमेंट्स को जो है वो शामिल नहीं किया। तो अब ये नॉन इन्फॉर्मेशन है, तो इस नॉन इन्फॉर्मेशन के साथ जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है, इसके मुताबिक जो है मैं क्या करूँगा कि सुबह 10 बजे जो है वो मेरे RPM लेट से 90 RPM हो जाए, फिर 12 बजे यही बढ़ के जो है वो 100 RPM हो जाए। जब ये वाला टाइम आ जाए तो मैं कह देता हूँ कि जी 200 RPM हो जाए। ठीक है, फिर मैं इसी तरह से कम करके 100 RPM और वगैरह वगैरह करके, ठीक है, 90 के बजाय मैं इसको कह देता हूँ कि 10 RPM या चलें 60 RPM पे चल जाए। तो इस पूरे में ये देखें, ये मैंने अपने लॉज बना लिए, ये मैं अपना सेटअप बना लिया। अगर मुझे ये पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, उसके मुताबिक मैंने RPM सेट कर दिए कि जी टाइमिंग के हिसाब से इतने बजे इतना RPM, इतने बजे इतना RPM, इतने बजे इतना RPM। तो अगर आप देखें तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मैंने रखा हुआ ओपन लूप है ना, मैं इस टेम्परेचर को बार बार मॉनिटर कर रहा हूँ। टाइम ज़रूर मैं मॉनिटर कर रहा हूँ किस लिहाज से कि जी टाइमिंग के हिसाब से हो, लेकिन बाकी मैंने टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो टेम्परेचर कंट्रोल का मैं फीडबैक नहीं ले रहा। फिर इसी तरह से जो RPM मैंने सेट किए हैं वो भी मैंने सेट किए हैं, अब मैं इसको चेक नहीं कर रहा कि वाकई इसने RPM है। तो दिस इज नोन एज द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हम करते क्यों हैं? क्योंकि ओपन लूप सिस्टम बहुत सिंपल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, एक तो सिंपल है, इजी टू ऑपरेट, कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, आसानी से बन जाता है। ठीक है, ओके, तो
अब ये सारा कुछ जो है वो मेरे हाथ में क्या कहते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में सिंप्लिसिटी एक फैक्टर हो गया, एक कॉस्ट उसका फैक्टर हो गया, ठीक है। और क्या है, और इसमें ये है कि ये सिस्टम को अगर मतलब फ़र्ज़ करो कि ये 90 आरपीएम पे नहीं चल रहा, टेम्परेचर जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है, तो जितनी मैक्सिमम आपको जो है वो यूटिलिटी हो सकती है वो उसके हिसाब से यूटिलिटी तो दे देगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको आप उसके हिसाब से ही, चलो एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज़, ओके। आज मेरा बोर्ड थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा सा, ओके। सिंप्लिसिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। थर्ड अगर एलिमेंट देखें तो आपके पास जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट, एक तो कॉस्ट होगी ना उसको बनाने की, ठीक है, जिसको आप कैपिटल कॉस्ट का नाम दे दें, कैपिटल या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो भी कम है। ऑपरेशनल कॉस्ट का क्या है इसका, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो हाई है, जबकि उसकी जो बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं क्लोज लूप सिस्टम की बात करूँ, ये जो घरों में आपके पास, अच्छा अगर आपने जहन में आप विंडो एसी लेकर आएँ, ठीक है, विंडो एसी जहन में लेकर आएँ आप, और एक स्प्लिट एसी लेकर आएँ, तो विंडो एसी आपको पता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें वही क्या कहते हैं थर्मोस्टेट लगा होता है, वो भी ऑन ऑफ करके जो है वो आप अपने मैनेज कर सकते हो टेम्परेचर, लेकिन वो सिर्फ ऑन ऑफ है और आपका जो है वो टेम्परेचर ज़रूरी नहीं है मेंटेन उस तरह से हो रहा हो, लेकिन इफ़ेक्टिव बहुत हो जाते हैं वो, ठीक है। तो उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट देखें वो कितनी ज़्यादा है, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उसकी, ठीक है। अगर आप देखें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या मतलब आप एक विंडो एसी घर पे लेकर आते हैं तो जाहिर है कि विंडो एसी जब आप घर पे लाते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या उसकी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इसी के मुकाबले में ज़रा स्प्लिट एसी लेकर आएँ, स्प्लिट एसी की ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, कम है, मैन्युफैक्चर यानी कि जाहिर है कि इसका बिल कम आता है, ठीक है, जो स्प्लिट एसी है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी देखें तो उसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो विंडो एसी और स्प्लिट एसी को इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एंड ओपन लूप कंट्रोल, काइंड ऑफ ओपन लूप, इट्स नॉट प्योरली, मतलब जो विंडो एसी है वो प्योरली ओपन लूप नहीं होता, ठीक है, लेकिन किसी हद तक वो ओपन लूप की कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन उसकी कॉस्ट अगर आप देखें तो बिल बहुत ज़्यादा आता है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हिसाब से देख लें। परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ओपन जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की परफॉर्मेंस है उन वाले एलिमेंट्स में ज़्यादा होगी, परफॉर्मेंस बेहतर होती है उनकी, ठीक है। मतलब आप मुझे कहेंगे कि सर जो विंडो एसी हैं पुराने वाले वो जो हैं वो तो बड़े अच्छे होते हैं, अच्छे होते थे वो तो बड़े, मतलब टेम्परेचर कमरा बड़ी जल्दी ठंडा कर देते थे, बड़ा उसका उसका परफॉर्मेंस की जब मैं बात करूँगा तो परफॉर्मेंस इज़ अ फंक्शन, इज़ नॉट फंक्शन ऑफ ओनली दी आउटपुट, इट ऑल्सो दी फंक्शन ऑफ दी ऑपरेशनल कॉस्ट एंड जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो वो सारे उसके अंदर शामिल होंगे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस जो है वो उसके लिहाज से वेरी करती है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो कि आजकल के स्प्लिट एसीज हैं या इन्वर्टर एसीज हैं उनकी बेहतर है, ठीक है। और ओपन लूप सिस्टम में अगर आप विंडो एसी की तरफ चले जाएँ या ओपन लूप कोई और सिस्टम कंट्रोल सिस्टम देख लें तो उसकी डिफरेंट है। अच्छा अब देखें तो चलें, परफॉर्मेंस होगी और क्या, ऑपरेशनल कॉस्ट होगी, मैन्युफैक्चरिंग, ये तो सारे एडवांटेजेस मतलब नॉर्मली जो आपके पास क्लोज लूप सिस्टम है उसके सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। वो मतलब बड़ा एक्यूरेट आपको दे सकते हैं, डिस्टर्बेंस के रिजेक्शन के ऑप्शंस मतलब उसके अंदर ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एक जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, फीडबैक जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें आपको सारी की सारी जो आपके सिस्टम है उसका ठीक चलना बहुत ज़रूरी है। इसमें से कोई एक चीज़ मैल फंक्शन कर गई तो आपका सिस्टम जो है वो क्या होता है, आपका सिस्टम के बचने का चांस कोई नहीं होता, ठीक है। मतलब फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में अगर कोई चीज़ मैल फंक्शन कर गई, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपका सेंसर मैल फंक्शन कर गया,
तो सेंसर क्या अगर मेल फंक्शन कर गया, फर्स्ट करो टेम्परेचर सेंसर इतना मेल फंक्शन कर गया या उसके ऊपर मट्टी वगैरह बाकी चीज़ लग गई, रूम का टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, करंट टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन आपका जो सेंसर है वो उसको शो कर रहा है कि जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है। दैट इज टू से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शो कर रहा है, जबकि करंटली ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। आपने लेट्स से मैनेज करना था टेम्परेचर, जो आपकी डिज़ायर आपकी थी वो थी 10 डिग्री मेंटेन करने की। तो अगर आप कंट्रोल लूप सिस्टम की बात करते हैं, फीडबैक सिस्टम की बात करते हैं, तो उसको ये पता चल रहा है कि जी डिज़ायर कितनी है, उसको ये पता चला है कि डिज़ायर जो है वो 10 डिग्री की है और इस वक्त जो है वो मैं 20 डिग्री पे हूँ, क्योंकि मैल फंक्शन कर गया आपका सेंसर तो हो, लेकिन करंट टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्या होगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को वो 20 समझते हुए क्या करेगा, मज़ीद ठंडा करने की कोशिश करेगा। तो अब आप देखें अगर उसने 20 डिग्री से दोबारा 2 डिग्री सेंटीग्रेड आना है तो वो मतलब 18 डिग्री टेम्परेचर मज़ीद कम करेगा। जब वो 18 डिग्री टेम्परेचर कम करेगा तो क्या होगा, तो जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है वो -16 का टेम्परेचर पे चला जाएगा। मतलब मैल फंक्शन कर गया वो, और डिज़ायर आपने अचीव करनी थी 10, लेकिन क्योंकि सेंसर मैल फंक्शन कर गया तो वो क्या करेगा, वो मज़ीद करंट ड्रॉ करेगा, आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो -16 पे ले जाएगा। -16 पे आप और मैं बैठे हुए हों, जबकि हम समझ रहे हैं कि इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए है, ठीक है, एज़ पर द सेंसर इट इज़ लुकिंग एट कि जी इस वक्त 10 डिग्री टेम्परेचर है, -16 पे आप सब हम लोग बैठे हुए क्लास ले रहे हो तो हम तो ज़ाहिर फ्रीज़ हो जाएंगे। तो जब हम फ्रीज़ हो जाएंगे तो ज़ाहिर है कि वी आर एक्चुअली गोइंग फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ, मतलब कोई भी सिस्टम हमारा कोई ना कोई अपना कोई सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा। या फिर अगर मैं सिस्टम की बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, तो हो सकता है कि ये जो -16 की बात हो तो हमारी जो बिल्डिंग है वो -16 का टेम्परेचर ही सस्टेन ना कर सके, वो कोलैप्स कर जाए, या कोई और आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स या बाकी सिस्टम है वो कोलैप्स करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज़ टू से जब आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी, आपका सेंसर ख़राब हो जाएगा तो वो आपको टोटल डिस्ट्रक्शन पे ले जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही बात जो है वो मैं क्या कहते हैं ओपन लूप सिस्टम की बात करूँ, तो ओपन लूप सिस्टम में ज़ाहिर है कि कोई चीज़ मेंटेन हो रही है तो वेल एंड गुड, नहीं मेंटेन हो रही तो हम ज़ाहिर है उसको कोई फीडबैक भी नहीं ले रहे और उसको ठीक करने का कोई एक्शन भी नहीं ले रहे। मतलब ये टेम्परेचर एग्जिस्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं एग्जिस्ट करते, कम है या ज़्यादा है, वी आर नॉट टेकिंग एनी इनपुट, और आरपीएम उतने मेंटेन हैं या नहीं हैं, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट, मतलब वी आर नॉट चेकिंग एंड वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन टू मेक देम अप, ठीक है। तो इसलिए ये जो है वो आपके पास क्या कहते हैं सिस्टम जो है वो टोटल डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाता। तो क्लोज लूप सिस्टम की सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि ये जो है अगर आपको क्या कहते हैं मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आपको जो है वो मैल फंक्शनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें सिस्टम की टोटल डिस्ट्रक्शन आती है, रादर देन इट इज़ जस्ट क्या कहते हैं कि सिस्टम ऑपरेट करता रहेगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को आप कंपेयर करें तो जाहिर है कि ओपन लूप सिस्टम की जो है वो मेंटेनेंस और उसकी मैन्युफैक्चरिंग आसान है, कॉस्ट इफेक्टिव है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है और उसके बनाने में भी कॉस्ट ज़्यादा है, रिसर्च की भी कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, और उसके जो कंपोनेंट्स वगैरह बनाने की वो भी कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो आपकी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की ज़्यादा कम होती है और ओपन लूप की ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन स्टेबिलिटी का कोई ओपन लूप सिस्टम में स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं होता, जबकि इसमें स्टेबिलिटी का इशू होता है। आप लोगों ने शायद स्टेबिलिटी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पढ़ी होंगी। स्टेबिलिटी क्या होती है कि आपका सिस्टम मतलब वो क्या कहते हैं बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, ऐसे ही कहते हैं ना आप लोग, ठीक है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, कि जी अगर आपने बाउंडेड इनपुट दी है और आउटपुट जो है वो आपकी बाउंडेड है तो ये क्या है, ये स्टेबल सिस्टम है। लेकिन अगर आप बाउंडेड इनपुट दो और आउटपुट जो है वो बाउंडेड ना हो, यानी कि अगर आप फर्ज करो इस तरह का कोई एक सिस्टम है कि जो नॉर्मली स्टेबल सिस्टम होता है उसमें डिस्टर्बेंस आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिस्टर्बेंस ख़त्म होती जाती है, ठीक है, तो ये स्टेबल सिस्टम है। लेकिन अगर आपके पास किसी सिस्टम में ऐसा हो कि टाइम के साथ साथ
जो आपकी डिस्टर्बेंस की वजह से आपका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ करता जाए, तो ज़ाहिर है कि ये सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है और वो टोटल डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकता है। आप लोग एवियोनिक्स के स्टूडेंट हो तो ज़ाहिर है कि आप लोगों को शायद ये थोड़ी बहुत बातें जो हैं वो ऑलरेडी पता हैं स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी अनस्टेबल सिस्टम के बाद। अच्छा, इसमें एक चीज़ और चीज़ होती है, एक टर्म हम यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी, एक चीज़ हम यूज़ करते हैं जिसको कंट्रोलेबिलिटी का नाम दिया जाता है। कंट्रोलेबिलिटी, पता नहीं स्पेलिंग यही है कि नहीं है, कंट्रोलेबिलिटी आई नहीं आता जी। ओके, कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, ओके स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा जी, सॉरी। ओके जी, स्टेबिलिटी और एक कंट्रोलेबिलिटी होती है। तो स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है कि आपका सिस्टम जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है उसके अंदर उसको रिजेक्ट करने की कितनी कैपेबिलिटी है, या उसको वो अपने अंदर एक तो रिजेक्शन कह सकते हैं आप, रिजेक्शन या उसके अंदर वो डिस्टर्बेंस पैदा करने की कितनी मतलब पैदा होने ही ना दे कोई एक सिस्टम, तो क्या कहोगे आप, वो मोर स्टेबल सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक टेबल है जो कि अपने 4 पाँवों पे खड़ी हुई है, तो अब अगर आप इसको अनस्टेबल करने का मतलब इसको मूव करने की कोशिश करते हो, कोई डिस्टर्बेंस अप्लाई करने की कोशिश करते हो, तो इसके अंदर जो है वो क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा, यू कैन नॉट मूव इट, यू कैन नॉट मूव इट वेरी ईजीली। लेकिन अगर इसी टेबल को आप जो है वो सेंटर से पिवट कर दो, ठीक है, और अब आपने इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस डालनी है, तो आप एक फिंगर से भी इस पूरी टेबल को जो है वो रिवॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आपके पास 4 पाँव पे खड़ी हुई टेबल है, उसको अगर आपने रोटेट करना है, उसको घुमाना है आपने, तो ज़ाहिर है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज दैट टेबल इज़ मोर स्टेबल दैन द केस आई एम टेलिंग कि अगर आप जो है वो उसको सेंटर से पिवट कर दो, ठीक है, और आप सिर्फ से एक ही सेंटर में कोई एक रॉड लगी हुई है जिसके ऊपर वो स्टैंड कर रही है, तो उसको ज़्यादा रोटेट करना आपके लिए आसान है। तो जिस केस में आपको चेंज लाना आसान है, तो उसको हम कहते हैं कि दैट सिस्टम इज़ लेस स्टेबल, ठीक है। व्हेन, और ये आपको ये पता है कि स्टेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी दोनों के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। अगर कोई सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो कम कंट्रोलेबल होगा। कंट्रोलेबल का मतलब ये है कि मैं ज़रा सा एक हल्की सी कंट्रोल की फोर्स लगाऊं तो कितना चेंज मैं लेकर आ सकता हूं। तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। कंट्रोलेबिलिटी इज़ कि आपके पास कंट्रोलेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। अगर आप देखो तो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो ज़्यादा कंट्रोलेबल है। क्यों ज़्यादा कंट्रोलेबल है कि उनके अंदर आप मतलब अगर आप देखें तो आप उसको बड़ा स्टीप किस्म का ऑल्टीट्यूड भी दे सकते हैं, बहुत स्टीप लेफ्ट और राइट भी जा सकते हैं। लेकिन पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो है मोर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फाइटर एयरक्राफ्ट। तो जाहिर है कि उनको ये चीज़ करना जो है वो मुश्किल होता है, और मतलब वो मनूवर करके जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं उनकी मनूवरेबिलिटी या कंट्रोलेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो दोनों में एक डिफरेंस अपनी जगह पर मौजूद है। तो यहाँ पर हमने कंट्रोलेबिलिटी और मनूवरेबिलिटी को जो है वो डिफाइन कर लिया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो मतलब दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। क्लोज लूप, ओपन लूप, आपकी ये टेक्स्ट बुक में सारा कुछ मौजूद है। टेक्स्ट बुक मैंने आपकी सॉफ्ट कॉपी भी शेयर की हुई है, उससे भी आप देख सकते हो, ठीक है। आगे चल के हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ नोन एज द लेप्लास ट्रांसफॉर्म। आप लोगों ने लेप्लास ट्रांसफॉर्म ज़ाहिर है पढ़े हुए हैं, चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपने बड़ी डिटेल में पढ़े हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हुए, तो मुझे नहीं पता कि आपको कितना अच्छा आता है वो या कितना उसमें कन्फ्यूजन है। तो वी विल कवर दैट लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमें कंट्रोल सिस्टम में ज़रूरत है। अच्छा, इस कोर्स में हम जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हमें मतलब कंट्रोल सिस्टम में चाहिए वो बेशक आपने कहीं पढ़ी भी हैं, तो वो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करके अपने हिसाब से दोबारा से पढ़ेंगे भी और अपने हिसाब से दोबारा से उसको चलाएंगे भी, ठीक है। तो हम आते हैं जी लेप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर नंबर 2। लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है जी? लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है जी, और इसका एडवांटेज क्या है? अभी आप लोग मेरे सामने होते तो ज़ाहिर है कि आई वुड हैव टेकन फ्यू आंसर्स फ्रॉम यू, और उससे फिर मुझे आगे प्रोसीड करने में आसानी हो जाती है। लेकिन एनीवे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके, पहले तो हम बात करते हैं टाइम डोमेन में हमारे पास कुछ सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। एक टाइम डोमेन होती है,
माइंडेड हमारी दुनिया में जो चीज़ हमें समझ आती है या जिसको हम विजुलाइज करने के काबिल हैं वो टाइम डोमेन में होती है, तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही है, मतलब टाइम डोमेन में इस वक्त जो है वो जो भी टाइम हो रहा है, इस वक्त 11:24 हो रहे हैं। ठीक है, अब से तकरीबन 6 मिनट बाद मेरी आपके साथ सेशन होना है। ठीक है, अब ये आपके साथ जो लाइव सेशन होना है 6 मिनट बाद होना है। अब ये सारी बातें मैं टाइम डोमेन में कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं कहता हूँ सूरज इतने बजे निकलता है, इतने बजे गुरूब होता है, ये भी टाइम डोमेन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो आई अंडरस्टैंड कि टाइम डोमेन क्या है। ठीक हो गया। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, अगर मैं यही वाली चीज़ जो है वो किसी और डोमेन में ले जाऊँ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाऊँ, एस डोमेन में ले जाऊँ, ठीक है, क्यों ले जाऊँ उसके ऊपर भी हम बात करते हैं और उसको हम ऐड करते हैं कि क्यों लेके जाने की ज़रूरत है। लेकिन टाइम डोमेन से किसी और डोमेन में जाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप याद करें, आप लोगों ने लॉग पढ़े हुए, लॉग टेबल्स भी इस्तेमाल करते थे, मैट्रिक में आपने लॉगरिथम्स और ये सारी चीज़ें आप पढ़ते थे ना जी। लॉग लेते थे, क्यों लेते थे? वॉज देयर एनी गुड रीज़न बिहाइंड इट, या बस लॉग ले लिया? सर क्वेश्चन होता था मैथ का, उसमें लॉग लेते थे, इस तरह करके लॉग करके जो है वो काम करना होता था। लेकिन अगर आप देखो तो आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी एक क्या होता था, आपके पास कोई एक बहुत बड़ी इक्वेशन है, मतलब पावर्स भी आ रही हैं उसमें, कोई डिवीजन भी इन्वॉल्व है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व है, ठीक है, डिवीजन इन्वॉल्व है, मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, पावर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें, ओके जी, तो अगर आप देखें तो लॉग में आप डिवाइड करते थे, पावर होती थी, मल्टीप्लिकेशन होती थी, ये सारी चीज़ें होती थी। तो लॉग आप क्यों लेते थे? एक बहुत लंबी चौड़ी सी एक इक्वेशन होती थी जिसमें ये सारा कुछ मौजूद है, पावर भी मौजूद है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारा कुछ मौजूद है। तो आप इसको लॉग लेकर क्या करते थे, आप उसको लॉग करके, क्योंकि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि वो जो पावर होती है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस हो जाती है, डिवीजन माइनस हो जाती है। तो आपको पता है कि जो मैथ स्टार्ट होता है उस मैथ में सबसे इजी चीज़ जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही थी। ठीक है, ऐसा ही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको आसान होती थी करना। तो लॉग क्या करता था, वो उस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को क्या कर देता था, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, पावर को रिमूव करके सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देता था। फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर लेते थे, कुछ चीज़ें माइनस प्लस होके ख़त्म हो जाती थी, कुछ इसी तरह से जो है वो रिजल्ट्स हैं वो आसानी से बन जाते थे, और आखिर में एक छोटी सी जो है वो आपके पास इक्वेशन रह जाती थी। तो आप क्या करते थे, आप एक डोमेन में होते थे, मतलब जो भी डोमेन है, ठीक है, डोमेन ए में होते थे आप, यू वर इन डोमेन ए, आप उसको कन्वर्ट करते थे लॉग डोमेन में, ठीक है, लॉग डोमेन में आप कन्वर्ट करते थे उसको, लॉग डोमेन में चले गए, लॉग डोमेन में जाके आपने फिर सिंप्लीफिकेशन की, जब आपकी सिंप्लीफिकेशन हो गई आपके पास, लॉग डोमेन सिंप्लीफाई किया आपने, सिंप्लीफाई करते थे, सिंप्लीफाई करके जब सब कुछ ख़त्म हो जाता था, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होती थी, तो आप क्या करते थे, एंटी लॉग ले लेते थे। ठीक है, एंटी लॉग लेते थे आप, एंटी लॉग लेके दोबारा आप डोमेन ए में आ जाते थे। तो आप क्या करते थे, अपनी प्रॉब्लम को, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी जो डोमेन ए में थी, उसका लॉग लेते थे ताकि वो जो है वो लॉग डोमेन में चली जाए, ठीक है, और सिंप्लीफाई करते थे, और फिर उसको वापस एंटी लॉग लेकर आप दोबारा डोमेन में वापस आ जाते थे। तो दैट इज टू से लॉग, अगर मैं बात करूँ तो लॉगरिथम कोई मतलब फिजिकल कोई चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल टूल विच इज़ यूज टू सिंप्लीफाई दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जो कॉम्प्लिकेटेड होती थी उनको हम आसान कर लेते थे। अब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो बात कर रहे हैं, टाइम डोमेन में हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में दायरा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारा कुछ मौजूद है, और आपको पता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वगैरह करने में, मतलब उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको बिल्कुल लॉगरिथम की तरह हम उसको ले जाते हैं एक और डोमेन में, जिसको हम एस डोमेन या एस डोमेन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको हम लैप्लास डोमेन भी कहते हैं। ठीक है, लैप्लास डोमेन में ले जाते हैं। फ़ायदा क्या है, लैप्लास डोमेन में जो इंटीग्रेशन है वो मतलब डिवीजन बन जाती है, मतलब 1/s हो जाता है, जो डिफ्रेंसिएशन है वो सिंपल s से मल्टीप्लिकेशन के साथ आ जाती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन वगैरह की जो टर्म्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको
एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ले आते हैं, ठीक है। तो उसको फिर सॉल्व करना एक सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन का काम रह जाता है, हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम सिंप्लीफाई करते हैं फिर, ठीक है, मतलब एस डोमेन में डाल के हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, और उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करके हम आगे क्या कर देते हैं, उसको फिर एंटी लेप्लास ले लेते हैं, इन्वर्स लेप्लास ले लेते हैं, ठीक है। इन्वर्स लेप्लास लेके हम दोबारा टाइम डोमेन में आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द लेप्लास, मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेप्लास डोमेन, या उसका फ़ायदा क्या है। चलिए, मेरा ख्याल है अब आपके लाइव सेशन का टाइम हो रहा है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर पॉज करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, और आपसे फिर लाइव सेशन पे मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।